हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। आई होप बच्चों कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊष्मा। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? ताप। ताप क्या होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं, ताप के मापने के साधन क्या क्या हैं, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, यानी पिछले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा। ऊष्मा क्या होता है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है जिसके कारण हमें गर्माहट अथवा ठंडेपन का अनुभव होता है। यदि कोई वस्तु गर्म है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों, आप किसी भी चीज को गर्म करोगे तो उसके परमाणु गति करने लगते हैं, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। जबकि ठंडे वस्तु की आंतरिक ऊर्जा कम होता है, क्योंकि ठंडेपन होने के कारण उनके परमाणु एक जगह स्थिर रहते हैं, इसीलिए उसकी आंतरिक ऊर्जा कम होता है। और एक बात बच्चों, कि ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि ऊर्जा है, जिस कारण तापमान में बदलाव होता है। आप लोगों ने घर में कहीं पर देखा होगा कि यदि हम ठंडे पानी को गर्म पानी में डालते हैं, एक समय ऐसा आता है कि दोनों का तापमान समान हो जाता है, ठंडे पानी और गर्म पानी का। बच्चों, आप लोग सोच सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ? तो इसी को आज हम लोग जानेंगे। यह बच्चों ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होता है। अब ये ऊष्मीय ऊर्जा होता क्या है, चलो हम लोग जान लेते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा ऊर्जा का वह प्रकार है जिस कारण हमें वस्तु की गर्माहट का आभास होता है, उसे हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। क्या का आभास होता है? गर्माहट का, यानी गर्मी का महसूस होता है, उसे ही हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। और ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ऊष्मा बढ़ने पर वस्तु का तापमान भी बढ़ जाता है, जबकि ऊष्मा घटने पर वस्तु का तापमान भी घट जाता है। अर्थात किसी वस्तु को ऊष्मा देने पर उसका तापमान बढ़ जाएगा और किसी वस्तु से ऊष्मा लेने पर उसका तापमान घट जाएगा। तो ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है, समझ आया बच्चों? अब चलो हम लोग जान लेते हैं ऊष्मीय ऊर्जा के मात्रक। सीजीएस पद्धति में देखें बच्चों हम लोग, तो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है। तो बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि कैलोरी क्या चीज है। यह उसी प्रकार एक मापन की प्रक्रिया है जैसे कि हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो हमें 1 किलो आलू देता है, तो उसमें माप कर ही देता है कि उसमें 1000 ग्राम रहते हैं, जिससे वह 1 किलो आलू देता है, तो उसमें नाप कर दे रहा है ना। उसी प्रकार से यह ऊर्जा की मात्रा को नापता है। जैसे कि 1 कैलोरी ऊष्मा, तो 1 कैलोरी ऊष्मा कितना होता होगा, चलो जानते हैं। 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम पानी के तापमान को 14.5 सेल्सियस से 15.5 सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। क्या 1 कैलोरी ऊष्मा 1 ग्राम पानी को 14 से 15 सेल्सियस तक उसका तापमान बढ़ा देता है। अब ये तो हो गया 1 कैलोरी की बात, जैसे कि 1 ग्राम का होता है। अब हम देखते हैं 1 किलो कैलोरी। अब 1 किलो कैलोरी में कितना कैलोरी होगा, तो उसी प्रकार होगा जैसे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, उसी प्रकार 1000 कैलोरी होगा। तो समझ आ गया बच्चों कि कैलोरी क्या होता है और कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा का ही स्वरूप है, इसलिए इसे ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। हम लोगों ने ऊष्मा को सीजीएस पद्धति में देखा था कि उसका मात्रक क्या होता है, लेकिन ऊष्मा ऊर्जा का एक स्वरूप है, तो इसलिए ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो समझ आ गया बच्चों। 1 कैलोरी ऊष्मा में जूल में परिवर्तित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.18 जूल हो जाएगा। और 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 गुणित 1000 जूल हो जाएगा। तो समझ आ गया बच्चों कि कैलोरी क्या होता है, जूल क्या होता है, दोनों ही ऊष्मा का मात्रक होता है। अब हम लोग देख लेते हैं ऊष्मा का संचरण, मतलब एक जगह से और दूसरी जगह कैसे जाता है। ऊष्मा का संचरण बच्चों, तापांतर के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहे स्थानांतरण को ही ऊष्मा का संचरण कहते हैं। यदि दो वस्तु हैं, एक का तापमान ज्यादा है और एक का तापमान कम है, मतलब दोनों में ताप में अंतर है, और जिसका तापमान ज्यादा है वह कम तापमान वाली वस्तु पे की ओर आ रहा है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित हो रहा है, उसी को बोलते हैं ऊष्मा का संचरण। तो समझ आ गया ऊष्मा का संचरण क्या होता है। ऊष्मा का संचरण कई प्रकार से हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं ऊष्मा का संचरण कितने प्रकार से होता है। तो बच्चों, ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? चालन, संवहन, विकिरण। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चालन, यानी कंडक्शन।
यह ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि है जिसमें माध्यम के कण तो भाग लेते ही परंतु अपने स्थान को नहीं छोड़ते। इसमें ऊष्मा के माध्यम गर्म भागों से ठंडे भागों की ओर प्रत्येक कण से समीपवर्ती अन्य कणों में होते हुए संचरित होता है। तो इसका मतलब समझ आया बच्चों? नहीं आया? चलो नॉर्मल भाषा में समझते हैं। इस वाक्य का कहने का तात्पर्य यह है कि चालन की प्रक्रिया में किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम यदि लोहे के रॉड को गैस सिलेंडर पर गर्म करते हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, तो एक सिरा गर्म होने लगेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जहां पर हम रॉड को पकड़ कर रखे हैं वह भी गर्म हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लोहे के रॉड है उसके एक परमाणु गर्म हुआ होगा, फिर उसके बगल के परमाणु को गर्म किया होगा, फिर उसके बगल, फिर उसके बगल, फिर उसके बगल, मतलब परमाणु एक को गर्म किया, फिर दूसरा गर्म किया, दूसरा गर्म किया, तीसरा गर्म किया, ऐसे ही गर्म होते हुए हमारे हाथ तक गर्मी पहुंच गई। तो इसी को बोलते हैं समीपवर्ती अन्य कणों से होते हुए संचरित होता है। तो एक माध्यम मिल गया और वहां के परमाणु बिना अपने स्थान से छोड़े किसी दूसरे को गर्म कर दिए। तो इसी प्रक्रिया को ही हम लोग चालन कहते हैं। तो समझ आ गया बच्चों कि चालन प्रक्रिया क्या होता है? चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण सभी पदार्थों में संभव है, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस। परंतु ठोसों तथा पारे में ऊष्मा का संचरण केवल और केवल चालन द्वारा ही होता है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा बहुत ही कम होता है। तो इस चीज को याद रखना बच्चों। अब हम लोग देखते हैं बच्चों ऊष्मा चालकता कि ऊष्मा चालकता होता क्या है। तो पदार्थों में चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है, उसे ही हम ऊष्मा चालकता कहते हैं। ऊष्मा चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो कौन कौन से? ऊष्मारोधी पदार्थ, कुचालक और चालक। अब ये तीनों क्या होता है चलो जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऊष्मारोधी पदार्थ। ऊष्मारोधी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर ऊष्मा का चालन नहीं होता है, मतलब बिल्कुल ही नहीं होता है, उसे ही हम ऊष्मारोधी पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ ऊष्मा की चालकता शून्य होता है, मतलब उसमें ऊष्मा का चालन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं प्रवाह होता है, जैसे कि एबोनाइट ऊष्मारोधी पदार्थ है। अब देख लेते हैं कुचालक। वे पदार्थ जिनसे होकर ऊष्मा का चालन सरलता से नहीं होता उसे हम कुचालक कहते हैं, मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा होता है लेकिन बहुत ही कम होता है उसमें भी, जैसे कि वायु, गैस, रबर, लकड़ी, कांच इत्यादि। ये सब क्या है? ऊष्मा के कुचालक हैं। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट चालक क्या होता है। ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा को सरलता रूप से चालन होने देते हैं उसे ही हम चालक कहते हैं, जैसे कि धातु, जल, ये सब ऊष्मा का चालन अच्छे से होने देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका उपयोग कहाँ होता है, तो चलो इसका एक उपयोग जान लेते हैं। एस्किमो के लोग बर्फ की दोहरी दीवारों के मकान में रहते हैं। इसका कारण क्या है कि वो बर्फ की दोहरी दीवारों के बीच हवा की परत ऊष्मा का कुचालक का काम करता है। क्या का काम करता है? ऊष्मा का कुचालक का काम करता है, जिससे अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जा सकता और बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं जा सकता, जिसके कारण अंदर का तापमान ज्यादा होता है और बाहर की तापमान कम होता है, जिससे वहां के लोग अच्छे से रहते हैं। तो इतना समझ आ गया बच्चों कि चालन होता क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं ऊष्मा संचरण का दूसरा विधि, संवहन। तो अब संवहन क्या होता है चलो जानते हैं। किसी तरल पदार्थ में अणुओं के समग्र स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है, उसे ही हम संवहन कहते हैं। ठोसों में संवहन संभव नहीं होता, किंतु तरल पदार्थों में संवहन ऊष्मा के संचरण की एक मुख्य विधि है। बच्चों इसका वाक्य समझ आए? नहीं समझ आए? चलो मैं बताता हूँ। बच्चों संवहन केवल तरल पदार्थों में होता है, जैसे कि गैस, द्रव, ये सब चीज में संवहन होता है, मतलब संवहन से ही ऊष्मा का संचरण होता है। कैसे होता है? आप लिए एक बर्तन में पानी, अब उसे गर्म करने चले गए, सिलेंडर को चालू किया, अब गर्म कर रहे हो, तो आप देखोगे कि नीचे वाले तल जल्दी गर्म हो जाते हैं और ऊपर के तल बहुत देर में गर्म होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्रक्रिया चलता है कि एक गर्म हुआ नीचे का, फिर वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं, फिर वो गर्म होते हैं, फिर ऊपर चल जाते हैं, ऐसे ही गोल उसमें साइकिल चलते रहता है, उसे ही हम संवहन कहते हैं। तो समझ आ गया बच्चों संवहन होता क्या है। और इसमें क्या हो रहा है कि एक परमाणु गर्म होकर दूसरी जगह जा रहा है, फिर दूसरा परमाणु आ रहा है, इसका परमाणु एक जगह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रहे हैं। लेकिन हम लोग चालन में क्या देखे थे कि वह एक जगह ही स्थिर रहेगा।
तो दोनों में अंतर समझ आया बच्चों? तो बच्चों आप लोगों को संवहन समझ आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं उष्मा संचरण की लास्ट विधि क्या है, विकिरण। अब बच्चों नाम से स्पष्ट है, विकिरण मतलब क्या, किरण के माध्यम से उष्मा का संचरण होगा। तो इसका लाइव एग्जांपल आप क्या देख सकते हो, सूर्य। विकिरण में क्या होता है बच्चों कि इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हम लोगों ने देखा था कि चालन और संवहन में दोनों में माध्यम की आवश्यकता होती थी, लेकिन इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या हो जाएगा, विकिरण ऊर्जा के स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें उष्मा के प्रवाह के लिए कोई माध्यम की उपस्थिति आवश्यक नहीं होता है। जैसे कि सूर्य से उष्मा विकिरण द्वारा ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के उष्मा स्थानांतरण को ही विकिरण कहते हैं। तो समझ आ गया बच्चों कि विकिरण क्या होता है। हम लोग और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि इस परिभाषा के अनुसार दृश्य प्रकाश किरणें, अवरक्त प्रकाश किरणें जैसे टीवी रिमोट दोनों के उत्सर्जित किरणें, परावैंगनिक किरणें, एक्सरे किरणें, ये सब विकिरण में आ जाते हैं जो कि उष्मा का संचरण करते हैं। आई होप बच्चों कि आज आपको उष्मा अच्छे से समझ आया होगा और उष्मा के संचरण के प्रकार भी समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।